Focus on leaving a positive impact on the world through your actions. कोशिश करें कि मैं जो भी इस दुनिया के लिए कर रहा हूँ बेहतर तरीके से कर सकूँ और दुनिया के लिए कुछ ना कुछ कर जाऊँ मरने से पहले। ऐसे अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ हुई है आपकी सोच है। मुझे कोई भी चीज़ एक्साइट नहीं कर रही। मुझे मैं मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे लगता है मैं पागल हो गई हूँ। तो वहम में डालेगा, वो कहेगा नहीं ये दवाई मत खाओ, फलां ने कहा था ये दवाई पक्की लग जाती है, ये नशा आवर है, ये फलां है। वो जितनी भी मिथ होती हैं, जितनी भी फाल्टी लर्निंग होती है, वो उस पे जनरलाइज होती है। क्योंकि इलनेस एंजाइटी में इंसान हमेशा बीमारियों को सोचता है, कहीं मुझे ये ना हो जाए। प्री ऑक्यूपाइड फियर उसे घेरे होता है, पहले से ये खौफ घेरे होता है कि मुझे लगता मुझे ये हो जाएगा, मुझे ऐसा तो नहीं हो रहा, मेरी हार्ट बीट क्यों बढ़ गई है, मेरा जो धड़कन है वो क्यों इतनी तेज़ है। तो वो बार बार खुद को मॉनिटर करेगा, क्योंकि उसका फाइट एंड फ्लाइट बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, 24/7 एक्टिव होता है। एक नॉर्मल पर्सन को जब पोटेंशियल एक्सटर्नल डेंजर का सामना होता है तो उसका ब्रेन जो है वो एक्टिव होता है। आप ये समझ लें कि जब शेर सामने आएगा तो हमारा जहन एक्टिव हो जाएगा फरार अख्तियार करने के लिए या मुकाबला करने के लिए। जबकि एक एंग्जाइटी वाले का जहन 24/7 इस तरह होता है जैसे उसके सामने शेर हो, कुछ हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। नाजरीन, आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक बार फिर क्वेश्चन आंसर सेशन को लेके। आपके जहन में भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे वीडियो की सूरत में या ऑडियो की सूरत में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले वीडियो सेशन में इसको शामिल किया जाएगा। चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सर, आपसे क्वेश्चन था मेरा कि एंजाइटी के अंदर आम लोगों को अपनी बीमारी से बड़ा खौफ होता है दवाई मेडिसिन का, तो इसके ऊपर भी काइंडली एक आप जो क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू कर रहे हैं उसके अंदर ये लाजमी शामिल करिएगा कि एंजाइटी के अंदर जो मेडिसिन खाने का खौफ, डॉक्टर का खौफ, इन चीज़ों को किस तरह ओवरकम किया जाए। जी नाजरीन, ये पूछ रहे हैं कि एंग्जाइटी जब होती है किसी को तो उसे मेडिसिन का खौफ होता है। जी हाँ नाजरीन, हमारे पास क्लाइंट आते हैं, वो अपनी मेडिसिन लिखवाने के बाद वो मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेते हैं और मेडिकल स्टोर वाले से पूछते हैं। और सम टाइम तो इंसान बस रीअश्योरेंस के लिए डॉक्टर्स के पास आता है, यानी वो आता है, अपना मर्ज़ बताता है, मेडिसिन, और वो खाता नहीं है, वो मेडिसिन लेता नहीं है। इतना खौफ होता है पता नहीं, क्योंकि एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी में कुछ बुरा हो जाने का खौफ रहता है। तो वो मेडिसिन के असरात चेक करेगा, गूगल करेगा कि ये मेडिसिन क्या साइड इफ़ेक्ट दे रही है, तो हर तरह की वो मेडिसिन को ना सर्च करेगा। और उसके ज़हन में बहुत सी फ़ाल्टी लर्निंग होगी कि ऐसा हो जाता है, फिर ऐसा हो जाता है, फिर यूट्यूब पे वीडियोस देखेगा कि ये मेडिसिन खाने से ऐसा हो जाता है। तो इस तरह से, क्योंकि उसे एंग्जाइटी है, मैं ये कहूँगा इसका सॉल्यूशन ये है कि एंग्जाइटी वाले पेशेंट को कभी भी अपने ज़हन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। एंग्जाइटी वाला जो ज़हन है वो स्टेबल नहीं है, वो कोई सही काम नहीं कर रहा। अगर वो अपने ज़हन के अकॉर्डिंग चलेगा तो वो उसे धकेल देगा और मज़ीद एंग्जाइटी पैदा करेगा। इसे हम कहते हैं साइबरकॉन्ड्रिया। डॉक्टर्स को सर्च करना, दवाइयाँ, उनके असरात, गूगलिंग करते रहना, यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहना, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, मुझे लगता है मुझे ये भी है। जो वीडियो सोचनी, जो वीडियो देखनी, जिस डॉक्टर पास जाना, जो बातें सुननी, वो अपने आप पे जनरलाइज कर देनी। ऐसे लोग डॉक्टर पे भरोसा नहीं करते। वो मेडिकल स्टोर वाले से पूछेंगे कि ये दवाई किस चीज़ की है, ये तो इंड्रोल है, ये तो जी आपको दिल की दवाई दे दी, आपको तो जहन का मसला है। मेडिकल स्टोर वाला अपनी एक जो उसके पास इंफॉर्मेशन है वो क्लाइंट या पेशेंट के गोश गुजार कर देगा। वो फिर सोचता रहेगा कि अच्छा ये डॉक्टर ने गलती कर दी। तो अगर तो आप साइकोलॉजिस्ट हैं या डॉक्टर हैं तो आपको मैं बताऊंगा कि इसका क्या सॉल्यूशन होता है। हम अपने पेशेंट को ऑप्शंस देते हैं, चॉइसेस देते हैं, या तुम ये दवाई खा लो या तुम ये दवाई खा लो। अगर आपका पेशेंट ऐसा है जो दवाइयों पे, डॉक्टर्स पे भरोसा नहीं करता, तो उसे चॉइस, हमेशा चॉइस दें कि अगर तुम चाहो तो ये खा लो, चाहो तो ये खा लो। फिर वो बार बार पूछेगा क्या मैं वाकई ये खा लूँ।
3 दफ़ा 4 दफ़ा आप बता चुके हैं, फिर वो कहेगा अच्छा सर फिर आपने बताया नहीं कौन सी दवाई खानी है। वो खाना नहीं चाहता, वो सिर्फ आपसे वो बस पूछना चाहता है, अश्योरेंस चाहता है कि मुझे मेरा मर्ज़ पता चल गया है नहीं चल गया, बार बार वो डिस्कस करेगा। करेगा वो अपनी, थेरेपिस्ट से वो झूठ बोलेगा मैंने खा ली थी दवाई, वो नहीं खाएगा। बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं ओसीडी के जो हमारे पास आते हैं, वो मेडिसिन भी लेते हैं तो वो मेडिसिन फेंक देते हैं, यानी उनका ज़हन काबिल भरोसा नहीं होता, तो वो अपने ज़हन की बात मानते हैं जो कि इंतहाई गलत है। जब वो ज़हन की बात मानते हैं तो ज़हन क्या कहता है? ज़हन तो वहम में डालेगा, वो कहेगा नहीं ये दवाई मत खाओ, फलाँ ने कहा था ये दवाई पक्की लग जाती है, ये नशा आवर है, ये फलाँ है। वो जितनी भी मिथ होती हैं, जितनी भी फाल्टी लर्निंग होती है, वो उस पे जनरलाइज़ होती है, क्योंकि इलनेस एंग्ज़ायटी में इंसान हमेशा बीमारियों को सोचता है, कहीं मुझे ये ना हो जाए। प्री ऑक्यूपाइड फ़ियर उसे घेरे होता है, पहले से ये खौफ घेरे होता है कि मुझे लगता मुझे ये हो जाएगा, मुझे ऐसा तो नहीं हो रहा, मेरी हार्ट बीट क्यों बढ़ गई है, मेरा जो धड़कन है वो क्यों इतनी तेज़ है। तो वो बार बार खुद को मॉनिटर करेगा, क्योंकि उसका फाइट एंड फ्लाइट बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, 24/7 एक्टिव होता है। एक नॉर्मल पर्सन को जब पोटेंशियल एक्सटर्नल डेंजर का सामना होता है तो उसका ब्रेन जो है वो एक्टिव होता है। आप ये समझ लें कि जब शेर सामने आएगा तो हमारा जहन एक्टिव हो जाएगा फरार अख्तियार करने के लिए या मुकाबला करने के लिए, जबकि एक एंग्जाइटी वाले का जहन 24/7 इस तरह होता है जैसे उसके सामने शेर हो, कुछ हो जाएगा, मौत का खौफ है, कभी कुछ है कभी कुछ है, दवाइयों का खौफ है। एक तो हम इसमें चॉइसेस देते हैं, ऑप्शंस देते हैं। दूसरा इसमें एक और तरीका होता है ग्रेजुअल एक्सपोजर का, कि हम ग्रेजुअली एक्सपोज करते हैं उसे कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, तुम्हें कहाँ पे भरोसा करना है, कहाँ पे नहीं भरोसा करना। इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल से एक वीडियो बना चुका हूँ साइबर कॉन्ड्रिया के नाम से। अगर आप मज़ीद इसके बारे में जानना चाहें तो आप ये वीडियो वॉच कर सकते हैं। शामिल करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मेरा बहुत दफ़ा दिल चाहता है मैं आपसे बातें करूं, आपको कॉल करूं, लेकिन आप हर दफ़ा ही जो है वो बिल्कुल अनअवेलेबल होते हैं। कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है और फिर कभी मैं बताना ही नहीं चाहती, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि शायद मैं बताने की कंडीशन से भी बहुत आगे निकल चुकी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं पागल हो रही हूँ या शायद हो चुकी हूँ। मैं आप यकीन करें मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरे दिल की धड़कन हर वक्त तेज़ रहती है, मेरा दिल घबराता है। मैं किसी से बात करती हूँ मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, मैं कुछ सोचती हूँ मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। मुझे लोग अच्छे नहीं लग रहे, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे अजीब बेचैनी, अजीब महसूस, मैं हर वक्त उदास रह रही हूँ। मुझे कोई भी चीज़ खुश नहीं करती। नए कपड़े, आपको पता है लड़कियों के कपड़े, जूते, ज्वेलरी, मेकअप, ये सब बहुत एक्साइटिंग होता है, मेरे लिए नहीं है। मेरा दिल ही नहीं करता मैं कुछ लूँ, मेरा दिल ही नहीं करता मैं अपने लिए कुछ करूँ। मुझे लोगों से उलझन होने लगी है। हमारे घर में कोई मेहमान, वो लोग जो मैं कहती थी हमारे घर में आए, अब आते हैं तो मुझे जहर लगते हैं। मैं किसी के घर जाती हूँ, मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती, मेरे पास कोई ज़्यादा देर आके बैठ जाए मुझे गुस्सा आता है। ये क्यों है? मैं हर वक्त घर में कोई ऐसी जगह तलाश करती हूँ जहाँ मैं अकेली बैठूँ, मैं किसी के साथ ना रहूँ। मैं जहाँ जहाँ होती हूँ मुझे बेचैनी होती है, मेरा दिल घबराता है। मैं कभी एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे से तीसरे, लोगों से मैं ऐसे होती हूँ जैसे मैं किसी से बात ही नहीं करना चाहती। मेरे अपने रिश्ते, मेरे अपने लोग, मेरे अपने घर वाले, अगर मुझे किसी पे गुस्सा है तो वो इतना है दिल में आ गया है कि मैं उनकी शक्ल भी सारी ज़िंदगी ना देखूं। मुझे अपना घर नहीं लगता। मेरा दिल उठ गया है चीज़ों से, लोगों से। मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो गया है।
मैं क्या बोलती हूँ क्या नहीं बोलती, ऐसे मुझे रोना आ जाता है, ऐसे कभी हंसी आ जाती है। ऐसे अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ हुई हुई है, आपकी सोच है। मुझे कोई भी चीज़ एक्साइट नहीं कर रही। मुझे मैं मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे लगता है मैं पागल हो गई हूँ। नाज़रीन, ये मेरी वो क्लाइंट हैं जिन्होंने एक लंबा अरसा जो है वो ट्रॉमा में गुजारा है। जब ये छोटी थी तो इन्होंने अपने वालिदैन की लड़ाइयाँ देखी, इनके बाबा जो हैं छोड़ के चले गए इनको, और जब ये यूनिवर्सिटी में थी तो वहाँ पे इनके कुछ ताल्लुकात हुए, नाजायज़ ताल्लुकात हुए। फिर वो लीक आउट हो गए, यानी कुछ वीडियोज़ थी, वो किसी को कार्ड मिल गया इनका। तो फिर ये लाशूरी तौर पे ड्यूरिंग सेशन इन्होंने ये चीज़ बताई कि लाशूरी तौर पे ये ऐसा करते हैं। काफ़ी लंबा अरसा इनके मेरे साथ सेशंस हुए हैं। इनके बाबा जो हैं उन्होंने 2-3 ख़वातीन को छोड़ा, अपनाया, छोड़ा, वो कहीं और जगह चले गए और वो इंतहाई रुपए पैसे वाले हैं। जबकि ये अपनी वालदा के साथ रही हैं और ठीक-ठाक रही हैं, लेकिन अपने बाबा के कंपैरिज़न में ये कम पैसों में पली-बढ़ी हैं। तो इनको ये होता था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं अपने बाबा की इज़्ज़त को ख़राब करूं। यानी इन्होंने जितनी भी एक्साइटमेंट थी वो अपनी आ, जवानी में, अभी भी ये यंग हैं, वो शुरू कर दी, जिसे हम अर्ली सेक्सुअल एक्सपोजर कहते हैं। एक्साइटमेंट अब क्यों नहीं होती, एक लज्जत का पीक होता है, जब आप उस पीक पे चले जाते हैं और इंतहाई ज़्यादा जाते रहते हैं तो उसके बाद फिर बेजारी शुरू हो जाती है, लेक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, लाइफ चार्म ख़त्म होकर रह जाता है। तो इनके साथ ऐसा हुआ। इनकी शादी नहीं हुई अभी, इनकी एज अभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो जो सबक 30-35 साल की उम्र में जो सबक हासिल होने होते हैं या जो लज्जतें देखनी होती हैं, इन्होंने वो अपनी कम उम्र में ही देख ली। और जितने सदमे एक बड़ी उम्र तक पहुंचते हुए देखने होते हैं, वो भी इन्होंने छोटी उम्र में देख लिया। तो इस वजह से ये एक लूप में फंस गई। इसे हम कहते हैं फीलिंग डिप्रेस। नाज़रीन, डिप्रेशन और फीलिंग डिप्रेस में फ़र्क होता है। ये जो फीलिंग डिप्रेस होता है, इसमें मूड स्विंग्स होते हैं, इसमें इंसान को पता नहीं चलता कि उसके साथ हो क्या रहा है, लज्जत ख़त्म होकर रह जाती है, कोई चीज़ एक्साइट ही नहीं करती, अंदर ऐसे लगता है जैसे वीरानी अंदर दौड़ रही है, हर चीज़ काटने को दौड़ती है। कोई चीज़, एक वक्त था कि फ़लाँ खाने पसंद थे, फ़लाँ लोग पसंद थे, फ़लाँ रिश्तेदार पसंद थे, फ़लाँ फ़लाँ काम पसंद था। वो काम गंदा काम भी हो सकता है, वो कोई सेक्सुअल काम भी हो सकता है, कोई पोर्नोग्राफी भी हो सकता है। अब ये नौबत आ गई है कि कोई चीज़ भी एक्साइट नहीं करती, कोई चीज़ खुशी नहीं देती। तो ये नौबत इंतहाई ख़तरनाक है। इनको अपने सेशंस दोबारा शुरू करवाने होंगे और अगर ज़रूरी हो तो इनको मेडिकेशन की तरफ भी आना होगा। अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करिए। अपने लाइफ़स्टाइल को, ये जो आप अभी आपके पास कोई काम नहीं है, आप घर में हैं, ना जॉब है, ना कोई एम है, तो इस तरह से ज़िंदगी एक बंद गली में चली जाती है। शादी है, वो कुछ रिश्तों को खुद रिजेक्ट कर रहे हैं, कुछ आ नहीं रहे। तो इस तरह से एक लूप क्रिएट होता है जो फीलिंग डिप्रेस वाली कैफ़ियत पैदा कर देता है। एक्चुअली ये एक सीवियर एंग्जायटी की कैफ़ियत होती है। एक वीडियो मैंने बनाई है साइकोलॉजिकल नीड्स पर। अगर इंसान की साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी ना हो रही हों, तो उसे साइकोलॉजिकल अलामात आती हैं, सिम्पटम्स आती हैं, बेज़ारी होती है, लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, किसी चीज़ में कोई फ़ोकस नहीं कर पाता इंसान। तो आपको चाहिए कि आप वो वीडियो देखें, ये वाली वीडियो, आपको और मज़ीद समझने में मदद मिलेगी। इसके अलावा एक और वीडियो मैंने वीडियो सेशन किया हुआ है अर्ली सेक्सुअल एक्सपोजर पे। इसका क्या हमारी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है, ये भी आप जान लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। नाज़रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि हम डेथ एंजाइटी को किस तरह ओवरकम कर सकते हैं। यानी कि किसी की डेथ हो जाए तो हमें ये खौफ हो जाता है कि जी हमारी ना हो जाए, या मोस्टली जब किसी की डेथ होती है क्लोज रिलेटिव्स में जहाँ जाना भी पड़ता है, तो वहाँ जाके सम टाइम ये लग रहा होता है कि बस अब हम अगर वहाँ जा रहे हैं तो हमें जो है वहाँ हमसे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, हार्ट बीट बढ़ जाती है और लेग्स में पेन शुरू हो जाती है और चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और हाथ पाँव काँपना शुरू हो जाते हैं।
और ऐसा लगता है कि जैसे अब हम गिर जाएँगे और हमारी डेथ हो जाएगी। तो सर इस चीज़ को हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं? जी, इस पे मैं एक लाइव वीडियो सेशन कर चुका हूँ। अगर आप मेरे चैनल के लाइव वाले पोर्शन में जाएँ तो आपको मौत के खौफ पे एक वीडियो मिल जाएगी। तो वो बहुत डिटेल में है, लेकिन अभी इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ टिप्स दूँगा। सबसे पहले, अगर आप चाहते हैं कि आपको मौत का खौफ ना हो, एक्चुअली ये जीएडी की कैफ़ियत है, इसे कहते हैं जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर। आपको वो है या उसकी अलामात हैं। आप किसी की मौत देखते हैं, किसी की बीमारी देखते हैं, तो वो खुद पे आपको जनरलाइज हो जाता है कि कहीं अब हमारी मौत ना हो जाए, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। तो ये वाली कैफियत होती है, और ये शुरुआत में ही अगर इसे साइकोथेरेपी ले ली जाए तो बेहतर होता है, वरना ये बढ़ता है और मज़ीद एंग्जाइटी का बायस बनता है, जिसमें और भी बहुत सी बीमारियां जो हैं वो हमलावर हो सकती हैं। नंबर वन, आपको करना ये होगा कि आपको अगर मौत का खौफ दूर करना है तो आपको मौत को मज़ीद याद करना होगा। लज़्ज़तों को ख़त्म करने वाली मौत को खूब याद करो। आपको कब्रिस्तान विज़िट करना होगा। अपने खौफ की आँखों में आँखें डाल के इसको ख़त्म करना होगा। जितना आप इससे अवॉइड करेंगे, हाय मैं मर ना जाऊँ, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, उतना ही ज़्यादा आप प्रॉब्लम में रहेंगे। आप इसको काउंटर करें, इसको फ़ेस करें। हाँ, मौत बरहक है, मैंने मरना है, कोई बात नहीं। हाँ, मुझे तैयारी करनी होगी, मुझे कोई लेगेसी छोड़ जानी होगी, अपने हिस्से की शम्मा मुझे जला के मरना है, ऐसे ही थोड़ी मर जाना है मुझे कुछ बेहतर करना होगा। फोकस ऑन लीविंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड थ्रू योर एक्शंस। कोशिश करें कि मैं जो भी इस दुनिया के लिए कर रहा हूँ बेहतर तरीके से कर सकूँ, और दुनिया के लिए कुछ ना कुछ कर जाऊँ मरने से पहले। सबसे पहले आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करना होगी कि डेथ इज़ एज अ नेचुरल फिनोमिना। नंबर थ्री, आपको एक्सेप्ट करना होगा कि मौत बरहक है, मरना है। डेथ एज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ, ये कुदरती हिस्सा है। जब तक आपकी मौत लिखी नहीं जा चुकी, तब तक आपकी मौत आपकी ज़िंदगी की हिफाजत करेगी। आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है कल्टीवेट मीनिंगफुल लाइफ। आपको हर वो काम करना है जो प्रोडक्टिव हो, जो आपको ज़िंदगी का एहसास दिलाए, जो आपको ज़िंदगी के मानी बताए, यानी आपका मकसद वाज़े होना चाहिए। नेक्स्ट, आपको स्पिरिचुअली खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, आपका अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। मरने के बाद कुछ अच्छा अच्छा गुमान करें। अच्छा गुमान आप तब कर सकेंगे जब आप अभी के जो करतूत हैं, जो कारनामे हैं, वो दुरुस्त कर लेंगे। इंशाल्लाह आप कर लेंगे। आपको दुआ करते रहना चाहिए, तौबा करते रहना चाहिए, स्पिरिचुअली खुद को मजबूत करना होगा। इसके अलावा आपको लाइफ़स्टाइल चेंज करना होगा, शुक्रगुज़ारी अपनाएँ, वर्जिश करें, सैर करें, दोस्तों के साथ डिस्कस करें, और सबसे ज़रूरी बात, प्रोफ़ेशनल यानी मेंटल हेल्थ प्रोफ़ेशनल से राब्ता करें और डिस्कस करें। आपका ये मौत का खौफ इंशाल्लाह जल्द चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है सर, मेरा सवाल ये है कि ये जो आजकल हो रहा है, मतलब कि एक सियासतदानों की वजह से एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, तो हम इनको कैसे समझा सकते हैं कि इनकी वजह से ताल्लुकात ख़राब नहीं करने चाहिए, एक दूसरे को गालियाँ नहीं देनी चाहिए। ये तो बात सुनने को भी तैयार नहीं होते, इनके खिलाफ बात नहीं कर ले तो उसको गालियों से शुरू हो जाते हैं। जी, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इन्होंने पूछा कि सियासतदानों के पीछे चल के रिश्तेदारियाँ ख़राब होती, दोस्तियाँ ख़राब होती। तो ये एक्चुअली इशू है, टेम्परामेंट इशू है। आपको पॉलिटिकल होना चाहिए, आपको ऐसा नहीं है कि जानवर नहीं हैं आप, आपकी राय होनी चाहिए, मगर पढ़े लिखों में इख्तलाफ़ राय की गुंजाइश होनी चाहिए। आपको इख्तलाफ बर्दाश्त भी करना आना चाहिए, और इख्तलाफ करने में कोई हर्ज नहीं है। आप अपने लीडर को लेके दूसरे को गाली गलौज करें, दूसरे को उल्टे-पुल्टे अलक़ाबात से नवाज़ें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे क्या होता है, इससे मॉब साइकोलॉजी के ऊपर हम पहले वीडियो सेशन कर चुके हैं। फिर वो दड़ाबंदियाँ होती हैं, फिर वो मुखालफत होती है, फिर वो बढ़ती-बढ़ती नेशनल लेवल पे चली जाती है। तो खुदारा अपने टेम्परामेंट इश्यूज़ को कंट्रोल करें, इलाज लें, एंगर मैनेजमेंट करें, और इस तरह की लड़ाई झगड़े में ना पड़ें। ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन इन्होंने किया।
बहुत से पढ़े लिखे हजरात, डॉक्टर हजरात को मैंने देखा है कि आपस में इख्तलाफ राय पे ऐसे उलझते हैं, दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे दूसरा गलीज़ है, दूसरे का लीडर गलत है, दूसरा गलीज़ है, और वो भी अपने लीडर को इतनी पूजा कर रहा होता है कि जैसे उसे कोई और परवाह ही नहीं है, जैसे वो अपने लीडर को अपना बाप समझ रहा है। तो ये वाली कैफ़ियत ना करें, अब्बा जी मत बनाएँ, ठीक है? आपको जो चीज़ें बेहतर लगती हैं लीडर में, उसकी निशानदेही करें, जो लीडर में ख़ामियाँ हैं, उसकी भी निशानदेही करें। ये क्या हुआ कि आप ज़रा-ज़रा सी बात पे उसकी एक लीडर को पूज रहे हैं और उसकी जो ख़ामियाँ हैं, उसको भी आप फ़ेस करने की बजाय उसे ढाँप रहे हैं, नहीं जी, हमारे लीडर ने ऐसा किया ही नहीं है। तो ये नहीं सही। ये आपकी ज़हनी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जी जो काला जादू होता है सर, जो यानी कि कोई किसी पर करवा देता है, किसी की जान लेने के लिए, किसी को तबाह बर्बाद करने के लिए, किसी का दिमाग ख़राब करने यानी कि किसी को परेशान करने के लिए, तो ये सर हमारे इस्लाम में भी यानी कि इसका ज़िक्र आया है और नबी और पैगंबरों के दौर में ये चलता आ रहा है। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि हमारे नफ्सियात यानी कि साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी किस नज़र से इसको देखती है कि जो काला जादू होता है इसके ज़हन पर यानी कि जो किसी का ज़हन बाँध देते हैं, दिमाग किसी का ख़राब कर देते हैं, उसको तरह-तरह की बीमारियाँ, डिप्रेशन, परेशानियाँ ज़हन की लगा देते हैं। तो नफ्सियात यानी कि किस रूह से, इस नज़रिए से देखती है, कितना सच मानती है? क्योंकि आजकल सर ये हम हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा दुनिया ना इसमें यानी कि घिरी हुई है। तो बराए मेहरबानी सर आप ना इस हवाले से या अपने वीडियो में या मुझे ना थोड़ा-सा गाइड कर देना। आपका बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, जादू टूना बरहक है, ये किया जाता है, इस्लाम में ममनू है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जादू एक्चुअली करता क्या है? जादू आपकी परसेप्शन पे वार करता है। यानी एक फ़र्द की परसेप्शन जो है वो गड़बड़ होती है, तो वो उसका दिमाग बाँध दिया ये वो। हो वो क्या जाता है, जब उसकी परसेप्शन गड़बड़ होती है तो वो नफ़सियाती मरीज़ बन जाता है। तो आम तौर पे मेरा नहीं ख़्याल कि सोसाइटी में इतने कोई पहुँचे हुए जादूगर हैं। ठीक है, ये शैतानी इल्म है, हो सकता है काले इल्म वाले बहुत बढ़िया किस्म के मौजूद हों, जो ये शैतानी अमल करते हों। लेकिन हर बात को इस वहम से जोड़ देना कि जादू है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, हर दूसरा पेशेंट यही शिकायत कर रहा होता है कि फ़लाँ ने जादू कर दिया। हमने हिसाब लगाया था, हिसाब लगवाया जहाँ से उन्होंने कहा कि आप पे तो जादू किया था जब आपकी बेटी इतनी उम्र की थी, ऐसे तो। हर दूसरा बंदा जादू टूना, जादू टूना। भई कुछ साइंटिफिक एनालिसिस भी करें उसका। आपने उसको कैसा बचपन दिया? आपने उसका ख़्याल ही नहीं रखा, उसे सेक्सुअल ट्रॉमा से गुज़ारा गया है, तो अब उसे आप कह रहे हैं जादू हो गया। कुछ अपने भी आप गिरेबान में झाँकें, सोसाइटी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जो जादू से बढ़ के नफ़सियाती प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। तो पैरासाइकोलॉजी, पैराफिनोमिना ये साइकोलॉजी में है कि इसको वो डील करता है, साइकोलॉजी से मानती है कैसा होता है। लेकिन हमारी सोसाइटी में ठीक है, हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जादू टूना, लेकिन इतना भी नहीं है कि हर इंसान जो है वो 2 चीज़ें ही रटा लगाए फिर रहा है कि जनाब जादू कर दिया, जनाब जी किसी ने तवीज़ डाल दी है, नज़र लगी है, ये हो गया। नज़र भी बरहक है, नज़र बहुत ख़तरनाक है। लेकिन हम लोग इस कदर ज़्यादा वहम में और ज़ईफ़ुल एतक़ादी में पड़ जाते हैं कि हर दूसरी बात को जादू कंसीडर करके इलाज मुआवजा फिर कौन-सा लेते हैं हम? इलाज मुआवजा हम वही लेते हैं, जादू टूने वाला ही। डॉक्टर्स के पास आना तौहीन समझते हैं कि डॉक्टर क्या करेगा। और आपको पता है एक रिसर्च बताती है कि 75% पेशेंट्स जो हैं वो डॉक्टर्स के पास नहीं आते। वो कहाँ जाते हैं? वो काफ़ी साल ये बाबों से इलाज लेते हैं और जब मर्ज़ इंतहाई बढ़ जाता है, स्किज़ोफ्रेनिक कैफ़ियत हो जाती है, साइकोटिक इलनेस हो जाती, फिर वो उठ के आते हैं हमारे पास। तब तब बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन होती। तो जितना बुरी कंडीशन है उतना ही इलाज में देर लगेगी, उतना ही इलाज पेचीदा होगा। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अगर आपके ज़हन में भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।